आज है 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को सोलर एनर्जी का हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सरकार की योजना बुंदेलखंड, विंध्य और आसपास के क्षेत्रों को इस दिशा में अग्रणी बनाना है। इसके तहत राज्य सरकार 60,000 युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को लाभ मिलेगा बल्कि बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी भी रोशन होगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट एनर्जी काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया और हिंदुजा ग्रुप के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस पहल से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और हरित भविष्य की ओर राज्य का बड़ा कदम होगा। नीति बनाकर और चरणबद्ध तरीके से सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है, जिससे रोजगार, ऊर्जा और पर्यावरण तीनों मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम मिल सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना अब तेजी से लागू हो रही है। इस योजना का मकसद अनाथ, परित्यक्त और संकट में पड़े बच्चों को सुरक्षित आश्रय, पालन पोषण और समुचित देखभाल देना है। योजना के तहत महिला कल्याण विभाग प्रदेश के 10 जिलों में 10 नए गृह स्थापित करने जा रहा है। इन गृहों में बच्चों को संरक्षण और शिक्षा विकास के अवसर मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उनका विकास सुनिश्चित करना है। यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के लिए सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 74 किलोमीटर लंबे नए लिंक एक्सप्रेसवे की योजना तैयार की गई है। यीड़ा और यूपीड़ा ने इसका रूट लगभग तय कर लिया है और करीब 4,000 करोड़ की लागत से यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा। इससे पूरे प्रदेश को हर दिशा से जोड़ने में मदद मिलेगी और ये एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश का नवनिर्मित एक्सप्रेसवे है, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे यूपी का पहला एक्सप्रेसवे था। इससे पहले पूर्वांचल, बुंदेलखंड और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ चुके हैं। यह लिंक यूपी की कनेक्टिविटी को और सशक्त बनाएगा। दिल्ली एनसीआर से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंडन एयरपोर्ट से जल्द ही पटना सहित बिहार के अन्य शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू होने जा रही है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने इस पहल की सराहना की है। इससे न केवल यात्रा में लगने वाला समय बचेगा, बल्कि रियल एस्टेट और टूरिज्म सेक्टर को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हिंडन एयरपोर्ट की लोकेशन दिल्ली एनसीआर के करीब होने से यात्री कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। यह कदम उत्तर भारत में कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देगा और यात्रियों को सुगम व सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलेगा। अलीगढ़ का प्रसिद्ध ताला उद्योग अब वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। चीन अमेरिका टैरिफ युद्ध ने भारत के लिए निर्यात का सुनहरा अवसर खोला है, जिसका भरपूर लाभ अलीगढ़ को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिशों ने इस उद्योग को नई उड़ान दी है। अब अलीगढ़ के ताले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने 40,664 शिपमेंट के साथ दुनिया में ताले और हार्डवेयर का सबसे बड़ा निर्यातक बनने का गौरव हासिल किया है। चीन और वियतनाम जैसे देश इस मामले में अब भारत से पीछे है। गंगा एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक विकास, युवाओं के लिए रोजगार के खुलेंगे नए अवसर। उत्तर प्रदेश में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक इकाइयों का जाल बिछाने की तैयारी चल रही है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनने से न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच दूरी कम करेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर भी उपलब्ध कराएगा। शाहजहांपुर के जलालाबाद में एक इंडस्ट्रियल
कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसके लिए यूपीडा ने 100 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। यह क्षेत्र उद्यमियों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी के कारण उत्पादों को दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में कुछ ही घंटों में भेजा जा सकेगा। इससे स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जिसे देखते हुए योगी सरकार अयोध्या में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। पहले ही अयोध्या को एयरपोर्ट की सौगात मिल चुकी है और अब एयरपोर्ट की तर्ज पर एक आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इस बस टर्मिनल की लागत 250 करोड़ होगी और इसे धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए मंदिर मॉडल में तैयार किया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया है कि यह बस स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और यात्रियों के लिए आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करेगा। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटीग्रेशन योजना के तहत 330 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन 2 मई से शुरू होने की संभावना है। पहले यह योजना 22 अप्रैल को शुरू होने वाली थी, लेकिन पोप फ्रांसिस के निधन पर राष्ट्रीय शोक के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इस योजना के तहत 250 मिनी इलेक्ट्रिक बसें और 80 मानक आकार की इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएगी। यह पहल लास्ट माइल कनेक्टिविटी और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है, जिससे दिल्ली में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। प्रयागराज के कोतवाली में अतरसुइयां जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे यहां के नागरिकों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। वर्तमान में सड़क की चौड़ाई केवल 3 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 5 मीटर किया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण के दौरान जल निकासी के लिए नाली का भी निर्माण किया जाएगा। इस सड़क से प्रतिदिन 30 से 40 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं, जिससे कोतवाली के पास अक्सर जाम लग जाता है और खासकर स्कूली बच्चों को भारी परेशानी होती है। 1200 से 1500 मीटर तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर कृषि फीडरों पर 12 घंटे बिजली सप्लाई करने की अपील की है। बढ़ती गर्मी में फसलों की अधिक सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए यह मांग की गई है। इससे पहले भी टिकैत ने किसानों के लिए अधिक बिजली आपूर्ति की मांग उठाई थी। टिकैत ने पत्र में लिखा कि नहरी व्यवस्था और निजी नलकूप सिंचाई कृषि के लिए महत्वपूर्ण अंग है, जिनसे किसानों को समय पर फसलों की सिंचाई करने में मदद मिलती है। इस पत्र के जरिए उन्होंने सरकार से किसानों की इस जरूरी मांग को तत्काल पूरा करने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा को दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलकर अपने सांसद का समर्थन किया और कहा कि इस हमले के पीछे यूपी की डीजीपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को ठाकुर बनाम दलित का रंग देते हुए आरोप लगाया कि पीडीए को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सपा अध्यक्ष का यह बयान सियासी हलकों में कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। इससे पहले सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर बयान दिया था, तो अखिलेश ने उसे ज्यादा तूल नहीं दिया। कांग्रेस सांसद लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली में हैं। अमौसी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और पार्टी विधायक आराधना मिश्रा मोना ने किया। इस दौरे को कांग्रेस की रायबरेली और अमेठी के लिए नई रणनीति से जोड़ा जा रहा है। एयरपोर्ट से राहुल गांधी सीधे रायबरेली के कुंदनगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने विशाखा इंडस्ट्री लिमिटेड परिसर में 2 मेगावाट सोलर रूफटॉप प्लांट और एटम इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट का उद्घाटन किया।
इस मौके पर स्थानीय कांग्रेस नेता, पार्टी कार्यकर्ता और इंडस्ट्री कर्मचारी भी उपस्थित थे। यह उद्घाटन कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई दिशा और ऊर्जा की प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सिलसिलेवार 4 पोस्ट किए और कहा कि आकाश आनंद का हौसला बढ़ा जाए। मायावती ने बताया कि बीएसपी से जुड़े कुछ लोग अपनी नासमझी और लापरवाही के कारण गलतियां करते हैं, जिन्हें पार्टी के हित में सुधारने के लिए पार्टी की जिम्मेदारी से अलग करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मामलों में बदलाव आने और माफी मांगने के बाद उन लोगों को पार्टी और आंदोलन के हित में फिर से शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देवरिया में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सपा के महासचिव ने कहा कि हिंदू ने ही हिंदू को मारा है, जिससे पाकिस्तान को क्लीन चिट मिलती है। सीएम ने कहा कि कानपुर के शुभम द्विवेदी की पहलगाम में हत्या कर दी गई, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि वह हमारी पार्टी का नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करते हुए सुरक्षा के मामले में खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे कृत्य बर्दाश्त नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में 4 मई तक बारिश और बदलते मौसम का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी यूपी में मौसम सामान्य रह सकता है, जबकि पूर्वी यूपी के कई इलाकों में बारिश, बादल गरजने, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में 30 अप्रैल से 4 मई के बीच गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी जैसे क्षेत्रों में तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।